Hello, everybody. I welcome you all to the wonderful world of Nimbus Defense Academy. Myself, Priya Shukla, and I will be your mentor for biology and chemistry for the exams like NDA, CDS, CAPF, or FCAT. Means by my lectures, you can prepare any type of these type of defense exams. For the defense exams, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, देयर आर 15 चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप नहीं छोड़ सकते. और बायोलॉजी की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो दे आर 15 बायोलॉजी चैप्टर्स जिनको आप लीव नहीं कर सकते हैं. तो मेरी इस सीरीज़ में आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलने वाली है, जो कि अगर आपने उतना प्रिपेयर कर लिया तो आपके ऑलमोस्ट, अगर एनडीए में बताएं केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 13 कर लेंगे, सीडीएस में 10 आते हैं तो आराम से आप 8 और 9 क्वेश्चंस कर लेंगे. इन द सेम वे बायोलॉजी के अगर 10 क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं तो 8 कर लेंगे, और सीडीएस में 10 आते हैं तो आप 8 कर लेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो गाइज, माई सेल्फ प्रिया शुक्ला, and I have completed my MSc from Punjab University, Chandigarh, and beside that I also qualified CSI NET with all over India rank 30 in CSI NET, and in GATE I got 100 rank in chemistry. And besides that I have qualified so other type of exams also like BTC, UP PhD and all, and I have 15 years of teaching experience too. And in that I have 4 years of IIT JEE experience and 4 years of Defense Academy experience, defense type of exams. So guys, this is all about me, and keep focusing and study hard. और आज के, and before starting that, please join us to our Telegram channel, that is Nimbus Defense Academy, and you can subscribe our channel for getting all the wonderful videos related to chemistry and biology to our YouTube channel Nimbus Defense Academy. So start करने से पहले मैंने वही बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग लेने वाले हैं. आज का वो जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लेने जा रहे हैं, जिससे आज की सीरीज़ का हम स्टार्ट करेंगे, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर. आज का हमारा लेक्चर पूरी तरीके से बेस्ड होगा हमारी चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से. अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं, आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कैथोड रेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मतलब ये जितने टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड एनडीए और सीडीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. देखो पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखे हैं, बट अगर मैं वैसे बात करूं कि डाल्टन ने सबसे पहले, मतलब 1805, और मैं बात करूं 1808 में, तो उन्होंने अपनी ये थ्योरी दे दी थी, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहले लेते हैं, आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है. मेन सबसे पहले हम स्टार्ट करें मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस have some volume is called matter. अगर मैं कहूँ आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना वो सब मैटर है. जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, दिस इज अ मैटर. मैं खुद एक मैटर हूँ, दिस लैपटॉप, दिस क्या कहते हैं बोर्ड, मतलब कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है, जिसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई करी है, वो क्या कहलाता है मैटर. तो इसलिए मैं कहूँगी कि मैं भी एक मैटर हूँ. तो डाल्टन ने कहा एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. अब उन्होंने बस एक चीज कही कि जो ये मैटर है ना, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, जिसे हम बोल देते हैं एटम. क्या बोल देते हैं? एटम. कि मतलब कोई भी चीज, जैसे मेरे सामने टेबल पड़ा है तो टेबल इज ए मैटर, और ये मैटर सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट का मिलकर बना है, जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो,
डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसे बोलते हैं एटम। इसी तरह मैं भी एक मैटर हूं, मैं भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट की मिलकर बनी हूं जिसे बोलते हैं एटम। और ह्यूमन बीइंग के मैटर को, एटम को हम क्या बोल देते हैं? सेल। हमारे एटम को क्या बोल देते हैं? सेल। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके जो एटम, उसको तो हम एटम ही बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल इनडिस्ट्रिक्टेबल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कि सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम की। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक ये मैटर है, उसके अंदर एक छोटी सी यूनिट है जिसे हमने बोल दिया एटम। इसके बाद इन्होंने बोला मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन। तो उन्होंने कहा अगर ये हाइड्रोजन है, उसका ये एटम H है, तो ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। मतलब अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसके जितने एटम्स हैं वो एक जैसे होंगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम एक जैसे होंगे, नाइट्रोजन है तो उसके एटम एक जैसे होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। दूसरा, ये जो एटम्स हैं, अगर एक एलिमेंट है उसका जो एटम है वो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि ये मान लो हाइड्रोजन है तो इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये H है तो ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? H होंगे, जो कि बाद में इनकी बनती है लिमिटेशंस बाय आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट है तो उनके एटम सेम होंगे, उनका नंबर सेम होगा, उनका मास सेम होगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर मास एंड नंबर। अगर डिफरेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के एटम नाइट्रोजन जैसे, ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन जैसे, इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई चीज रिएक्शन हो रही है तो वो एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कंबाइन करेगी और एक केमिकल रिएक्शन होगी। ये सारे पॉइंट्स किसने कहे थे? डाल्टन ने। जिसमें से इंपॉर्टेंट तो हमारा ये है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी, या एटम को सबसे पहले किसने देखा? तो हम किसको टिक लगा के आएंगे? डाल्टन को। किसने थ्योरी दी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद ये किसने कहा है कि एटम इज इंडिविजिबल, मतलब एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो भी आप किसको टिक लगा के आओगे? डाल्टन को। इसके बाद एटम्स और टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलाता है? वाटर बनाता है। ठीक है, हमें पता है कि वाटर का रेशो कितना होता है। हम कैसे निकालते हैं रेशो? 2:16, मतलब हाइड्रोजन का मास रेशो ऑक्सीजन का मास, ये आ गया 1:18। तो ये कह रहा है कि जब भी एटम्स कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा तो उनका रेशो फिक्स होगा। मतलब जब भी वाटर बनेगा तो हमेशा उसका रेशो कितने आने वाला है? 1:18। इसके बाद उन्होंने बोला एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, सबको पता है। बट इससे बना क्या? वाटर। वाटर इज ए लिक्विड। मतलब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाए। मतलब जो एटम कंबाइन कर रहा है वैसा ही आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर ऑक्सीजन कंबाइन किया एंड यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट 3 ही मेन पॉइंट है। एक कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, और एक मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है, जिसको अभी तक हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इससे मेन कंक्लूजन हमारा ये निकलता है। पर थोड़े समय के बाद इन्हीं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स रॉन्ग प्रूव हुए। तो हमें पता है जब वो रॉन्ग प्रूव होते हैं वही लिमिटेशन बन जाती है, जबकि किसी साइंटिस्ट के हम लिमिटेशंस नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने भी एक अपना रोल प्ले किया है। बट फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी बातें कही। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
कि आपके डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। तो हमारे को याद रहना चाहिए कि एटम की डिस्कवरी डेल्टन ने की, एटॉमिक थ्योरी पहली डेल्टन ने दी, एटम इज इनडिविजिबल इंडिस्ट्रीब्यूटेबल ये किसने कहा, ये भी हमें डेल्टन ने कहा। तो इस पूरे पेज से हमारे को ये बड़े सारे पॉइंट्स लेने हैं। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर, जो मैंने लिखा है यहां पर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनिए, हम कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं दैट्स एक्स, ठीक है, कोई एलिमेंट है एक्स, यहां पर लिखा जाता है ए, यहां पे लिखा जाता है जेड, ठीक है, अल्फाबेट होती है ना ए टू जेड, बस वो याद रखना। कोई एलिमेंट है एक्स और मैंने लिख दिया ए टू जेड, ए ऊपर लिख दिया, जेड लिख दिया नीचे। तो ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में वी हैव 118 एलिमेंट्स, वो कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है। जेड जो है इसका एटॉमिक नंबर बताता है और ए हमारे को क्या बताता है, इसका एटॉमिक मास, ठीक है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले लूं कि एक्स हमारा है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40। एक चीज और दिमाग रखने रखेंगे, हमें एलिमेंट्स 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर आने ही चाहिए। एटॉमिक मास आता है नहीं आता, बट एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक हमें आना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और 40। अब ये चीज हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है एटॉमिक नंबर है, ये हमारा एटॉमिक मास है, ये हमें बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मतलब जो भी एलिमेंट के नीचे वाले साइड लिखा हुआ है वो उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, प्रोटॉन्स बता रहा है। तो मैंने आपसे पूछा बता दो कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, तो आप क्या बता दोगे 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 20, ठीक है। अब मतलब अब जब हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, तब रदरफोर्ड ने एक चीज बोली थी कि जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें ही एटम का सारा मास लाई करता है। और हमें थोड़ा सा तो आइडिया है कि न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नंबर हमें पता चल गए, प्रोटॉन के नंबर हमें पता चल गए, हमें न्यूट्रॉन को निकालना है। हमें पता है जो न्यूक्लियस के बीच का जो न्यूक्लियस होता है, एटम के बीच का न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसमें सारा मास लाई करता है। तो एटॉमिक मास को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मैंने लिख दिया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन अगर मैं निकालना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन हो जाएगा। अभी आपने दिखा कि प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो क्या मैं यहां लिख सकती हूं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख सकती हूँ भाई, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल था, एटॉमिक नंबर के। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, न्यूट्रॉन्स का, कि अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, यू विल गेट न्यूट्रॉन्स। तो अगर मैं इस स्पीशीज के लिए कहूं तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। डन हो गया। तो आपका कोई भी एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक्स से रिप्रेजेंट होता है, जो भी उसका सिंबल है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर उसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मतलब अगर आपको बताने की स्पीशीज के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप यहां पे देखोगे। उसके बाद अगर आपको बताने न्यूट्रॉन्स तो क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दोगे, देन यू विल गेट अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद ये तो चीजें हो गई। अब अगर हम एक और चीज की बात करें, ये तो हो गया स्पीशीज, ठीक है, ये हो गई कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कैल्शियम 2040।
अब आपको एक और चीज भी पता होगी, आयंस क्या होते हैं, आयंस मतलब एक जनरल टॉपिक है, ये अभी हमें बहुत यूज होने वाला है आने वाले टॉपिक में। आयंस देखो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं कट आयंस और नेगेटिव को हम लोग बोल देते हैं अनआयंस। अब ये क्या होता है, हमें पता है 9th हम लोग करके आए हैं, हमें पता है अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है, द स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो जब वो डोनेट करेगी तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और उसे हम बोल देते हैं कटायन। ठीक है, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम को हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ठीक है, अगर 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो यही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देता है, Na+, क्या बना देता है, Na+। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, +1 और इससे बन गया Na से क्या बन गया, Na+। Na+ को हम क्या बोल देंगे, कटायन, क्या बोल देंगे, कटायन। इसी तरीके से अगर अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो किसी ने तो लिया, क्लोरीन, हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है 287। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आपके वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, क्लोरीन नेगेटिव, क्या बना देगा, क्लोरीन नेगेटिव। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लेती है उस पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, और वो क्या बन जाते हैं, अनआयंस। तो यहाँ Na+ क्या है, कटायन, और हमारा क्लोरीन नेगेटिव क्या है, अनआयन। और इन्हीं को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स। इन्हीं को हम जनरली क्या बोल देते हैं, मेटल्स, और इनको हम लोग बोल देते हैं नॉन मेटल्स। अब आप कह रहे होगे कि मैम आप ये डेल्टन पे शुरू हुए थे, यहाँ क्यों आए? वो मैं इसलिए आई कि हमारी जो क्वेश्चंस है ना वो ऐसे भी आते हैं। जैसे मैंने यही सेम क्वेश्चन अभी किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 निकले, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 निकले, न्यूट्रॉन 20 निकले। ठीक है, डन। अब मैंने यहां लगा दिया 2+। ठीक है, अब बता दो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप यहां पे कहेंगे, ठीक है, आप यहां पे मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 20, क्योंकि ये नंबर 20 है। प्रोटॉन कितने हैं 20, न्यूट्रॉन कितने हैं 40 - 20 20। ठीक है, 2+ का क्या मतलब है, 2+ का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो डोनेट किया तो -2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे 18। कई बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो न्यूट्रॉन निकालने लगते हैं ना तो क्या कर देते हैं 18 में से, मतलब 20 में से 18 माइनस करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको यहां पर 18 लिख देते हैं, यहां पर वो लिख लेते हैं 18 और 40 में से 18 को माइनस करते हैं। ये नहीं करना, ये तो हमारे को सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। जो चार्ज है ना, चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन के देने और इलेक्ट्रॉन के लेने से। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम बड़ा बड़ा लिख सकते हैं कि चार्ज हैज, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं चार्ज हैज नो इफेक्ट, चार्ज हैज नो इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है चार्ज का, सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का। इस बात को हम अच्छे से याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन ही लिया और दिया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इस चीज का कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे नहीं पड़ेगा, बस इस चीज को याद रखेंगे। क्योंकि अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, जिन पे चार्जेस होंगे, तो हम चार्ज को कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ मास में से नंबर को माइनस कर देंगे। समझ में आ गए? तो यहां से हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएंगे, इन दोनों को माइनस करके हमें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। चार्ज अगर होगा तो हम सिर्फ किसको फर्क पड़ेगा, हमारा सारा चार्ज का इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पे पड़ने वाला है। अगर +2 है मतलब उसने 2 डोनेट किए, आप माइनस कर दोगे। -2 है तो उसने गेन किए, आप +2 कर दोगे। ठीक है, अगर इसी की जगह मान लो O2 नेगेटिव होता तो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8,
ये होता है 16। इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन करके देखो, जल्दी से करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये हो गया, ये नंबर लिख दिया मैंने, इट्स प्रोटॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के क्या करेंगे, 16 में से 8 माइनस कर देंगे 8, पर क्योंकि ये 2 नेगेटिव है, मतलब उसने 2 गेन किए हैं, आप इलेक्ट्रॉन में +2 कर दोगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 10, कि मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन सिर्फ आप इतने से माइनस करोगे, उस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। ठीक है, तो आपको होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, डेल्टन ने कह दिया, हमने वो एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट कर लिया, डेल्टन चल रहे थे, डेल्टन ने एटम को इंट्रोड्यूस करा। अब उन्होंने कहा अगर हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन सारे एक जैसे होंगे, H11 हमें पता है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन होता है हमारा H11। तो उन्होंने कहा कि अगर ये पूरा पीस H का मिलकर बना है ना, तो ये सारे H11 होंगे। क्या होंगे, सारे H11 होंगे। बट यही रॉन्ग प्रूव हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब कंफ्यूजन नहीं होगी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो भी एलिमेंट के नीचे लिखा हुआ होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आइसोटोप्स क्या है, एक ऐसे स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पॉसिबल हैं, H11, H12, H13। ठीक है, देखो नीचे 1 1 1, तीनों में 1 1 किया हुआ है। ऊपर मास कितना हो गया, एक में 1, एक में 2, एक में 3। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों हुआ, मास में क्यों चेंज हुआ? बच्चे, जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स देखो, प्रोटॉन तो चेंज होंगे नहीं, या तो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो लिए दिए जाते हैं। कई बार एटम के अंदर विद इन इटसेल्फ न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मासेस चेंज होता है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, H11, H12, H13। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इनके नाम, इनके फंक्शंस। H11 को बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम जो है मोस्ट अबंडेंट है, इन तीनों आइसोटोप्स में से सबसे अबंडेंट कौन है, H11, इट इज मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। H12 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं हैवी वाटर, इसे क्या बोलते हैं हम, D2O। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, और हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। D2O हमारा जनरली कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है। हमें पता है न्यूक्लियर फ्रिक्शन अनकंट्रोलेबल होती है, जब स्टार्ट होती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे डाला जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है, हैवी वाटर। वो क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देता है। इवन ग्रेफाइट रोड्स का भी यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स। तो ड्यूटेरियम को हैवी वाटर कहते हैं, D2O। इट इज यूज इन मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन यूज होता है, तो हम किसको टिक लगा के आने वाले हैं, D2O को। इसके बाद आते हैं ट्रिटियम। H13 को क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। ये थर्ड आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ये रेडियो एक्टिव है। ये कई बार एनडीए में इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनमें से कौन सा है, तो हम किसको टिक लगा के आएंगे, ट्रिटियम को। तो इसी तरह जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह कार्बन के भी वी हैव 3 आइसोटोप्स, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। मेन बात यह है कि यूजेस आनी चाहिए। कार्बन 612 इट इज द मोस्ट अबंडेंट, जैसे प्रोटियम सबसे ज्यादा अबंडेंट था, कार्बन 612 भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपने इसको सुना होगा 1 AMU में भी। हम जब मोल कॉन्सेप्ट करते हैं क्लास 11th में, वहां पे हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या पढ़ते हैं, 1 AMU, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। एक्चुअली है क्या ये, मैंने क्या लिखा है, यूज एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या हुआ था पुराने जमाने में, जो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं इनके मासेस आइडेंटिफाई करने बड़े टफ थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे हम कहते हैं जाओ तुम 5 किलो आलू ले आओ, तो आप क्या करते हो, जाते हो सब्जी वाले के पास, उसे कहते हो भैया 5 किलो आलू दे दो। वो क्या करता है,
5 kg का वेट यहाँ रखता है और आलू रखता जाता है। जब वो 5 किलो आलू इसके बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं लो जी भैया आप 5 किलो ले लो। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे क्या बोलेंगे कि भाई इस वेट के रिलेटिव में कितना आलू था, ये तुम्हारा हो गया 5 किलो। इसी तरह उस जमाने में कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट लिया गया कि कार्बन 12 को एक साइड रख दिया और एटम्स रखते गए। जब वो उसके बराबर हो गया तो उसे कह दिया कि भाई ऑक्सीजन का मास 16, नाइट्रोजन का मास 14, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कार्बन 612 को हम लोग यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट, एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 1 AMU में कार्बन के कौन से आइसोटोप को आप यूज करते हैं, तो आप किसको लगाएंगे, कार्बन 612। और ब्रीफ में हम इसको मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में लेंगे। कार्बन 613 को हम यूज करते हैं इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कार्बन 614 को हम यूज करते हैं, इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड इट इज यूज इन कार्बन डेटिंग। हमें फॉसिल फ्यूल्स आपने देखे होंगे, डायनासोर्स के भी पीसेस मिले, तो हमें कैसे पता चला डायनासोर इतने साल पुराना था, हमने उसके कार्बन 14 मतलब उसके जो हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कार्बन है, उसको देखा कि वो कितने साल पुराना है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं कार्बन डेटिंग में, तो हम बता के आएंगे कार्बन 614। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप मीन्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है। और कोई चीज याद रखना ना रखना ये जरूर करना, क्योंकि इससे हर बार कई बार जो है क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ यू वांट टू। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स क्या होता है, द स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मासेस। अब मैंने क्या कहा, अभी तक क्या कह रही थी, एटॉमिक नंबर, नीचे वाली क्वांटिटी कह रही थी सेम होगी। अब मैं क्या कह रही हूं, एटॉमिक मासेस सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। द स्पीशीज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। सबसे खूबसूरत एग्जांपल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास 40, 19, 40, 20, 40। देख रहे हो आप, मास 40, 40, 40 और ये आगे 18, 19, 20। अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको या तो डेफिनेशन से आ जाएगी भी आइसोबार क्या होते हैं, या मिस एंड मैच करेंगे कि बता दो ये तीनों आपस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये तीनों आपस में कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, दे आर आइसोबार्स टू ईच अदर। इसी तरह आते हैं आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, स्पीशीज विद, सब कुछ डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट है। ठीक है, तीनों चीजें डिफरेंट है। देखो 6, 7, 8, 14, 15, 16। अब बट इनका सेम क्या है, आइसोटोन। टोन इसी से पता चल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें सेम होने वाले हैं। जैसे करके देख लो, 16 में से 8 गए, 8 आएगा, 15 में से 7 कर लो, 8 आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, 14 में से 6 माइनस करोगे यू विल गेट 8। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक स्पीशीज, और क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। तो ये जो टर्म्स है ना, अगर हम लोग इसके पार्ट करें ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, सेकंड मॉडल से क्वेश्चन आता है, थर्ड आते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वहां से क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट को बिल्कुल मिस नहीं करना, रिवाइज जरूर करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम क्या बोलने वाले हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें तो आ गया इलेक्ट्रॉन्स निकालना, कैसे, देखो लिखा है कैल्शियम 2+, पोटेशियम प्लस आर्गन। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, हमें पता है कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, यहां लिखा है 2+। इसके बाद लिखेंगे पोटेशियम, इसका यहां पे एटॉमिक नंबर है 19, इस पे लिखेंगे प्लस, ये हो गया आर्गन। ठीक है, अब यहां बताओ, आर्गन के यहां 18 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। ठीक है, यहां पर 19,
अब क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हमें एक माइनस करना है, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 20 में से 2 माइनस कर दो, कितने आ जाएगा 18। तो आप देख रहे हो इन तीनों में क्या चीज सिमिलर है, इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, इन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपको कुछ नहीं करना है, उनके एटॉमिक नंबर देखने हैं, एटॉमिक नंबर देखकर अगर चार्जेस हैं प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो वो क्या स्पीशीज कहलाएंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो हमारे 4 मेन कॉन्सेप्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इस पे कई बार अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल की या कंपाउंड। जैसे यहां मैंने लिखा हुआ है O3 ओजोन। अब मैंने पूछा कि बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, बस कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि O कितनी प्रेजेंट, O कितने 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 3। मैंने बोला फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, फास्फोरस sp4 एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 4। ठीक है, सल्फर, सल्फर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो सल्फर 6, एक सल्फर 8। ठीक है, अगर सल्फर 6 है तो एटॉमिसिटी कितनी होगी 6, अगर 8 है तो एटॉमिसिटी कितनी होगी 8। अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी एटॉमिसिटी बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली एटम्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी 3। मतलब सिंपल वे में एटॉमिसिटी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। डन। तो एटॉमिसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि यहीं से एनडीए सीडीएस में हमें कई बार क्वेश्चन, और जब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी ना, और वो छोड़ने नहीं है। अब एक और बात ध्यान से सुनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में केमिस्ट्री और बायो की बात कर रही हूं। आप अगर एनडीए वाले हैं जो देख रहे हैं एस्पिरेंट्स, प्लीज आप सीडीएस के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सीडीएस वाले एनडीए के केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो मेरा देखना है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों से देख रही हूँ, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सीडीएस के केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस एनडीए में पूछ लेते हैं, एनडीए के केमिस्ट्री के बायो के क्वेश्चन यहाँ पूछ लेते हो। तो आप अपने हिसाब से 23 इज गोइंग ऑन 21, अगर आप एनडीए एस्पिरेंट है, एनडीए के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं 10 इयर्स के, पर उसके साथ साथ आपको सीडीएस के नियर अबाउट 21 से स्टार्ट करेंगे, आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। तो आप देखेंगे कि रिपीट होते हैं, द क्वेश्चंस कीप्स ऑन रिपीटिंग। ठीक है, तो आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्या कहते हैं स्लाइड, एंड वी विल मूव टू द अदर स्लाइड। अब बातें हैं, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं एक बार पीछे की फिर से एक बार बात करूं, तो ये एक लिमिटेशन हुई कि नहीं हुई डेल्टन की, कि डेल्टन ने कहा था कि एटम्स जब हाइड्रोजन वाले हैं तो वो एक जैसे भाई नहीं हो सकते, H11 भी हो सकता है, H12 भी हो सकता है, H13 भी हो सकता है। हमें क्या पता उसमें क्या है भी, हम थोड़ी ना भाई प्योरिटी के साथ कह सकते हैं या 100% कह सकते हैं कि H11 ही होना है, H12 भी हो सकता है, H13 भी हो सकता है। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ द सेकंड वन, उन्होंने कहा एटम को भाई आप डिवाइड नहीं कर सकते, एक मैटर है उसमें एटम्स हैं, एटम के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको रॉन्ग प्रूव किया जे थॉमसन ने बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम ये करने वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इसी का दूसरा नाम है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, और आपको पता है जब जे थॉमसन थे ना, उस टाइम पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, दिस इज वेरी पॉपुलर। मतलब एवरी साइंटिस्ट यूज्ड टू टेक डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब एक दूसरा साइंटिस्ट इसी ट्यूब को उठा लेता था, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता था। तो जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो ये है, ये हमारी क्या है, ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है। इसमें 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो बैटरी थी इट इज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज, जिसकी वोल्टेज थी नियर अबाउट 10,000 वोल्ट। ये जो बैटरी उन्होंने लगाई थी वो कितने वोल्ट्स की थी, 10,000 वोल्ट्स की थी। यहाँ पे इन्होंने ठीक है क्या क्या किया, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसे एक बैटरी से लगाया, बैटरी की जो पावर थी वो 10,000 वोल्ट थी। और एक और बात, एक बार एक्सपेरिमेंट देख लो, ये देख लोगे सबकी डिस्कवरीज क्लियर हो जाएगी। तो एक बार जरूरी है देखना कि कैसे इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्कवर हुआ। ठीक है, क्योंकि कैथोड रे से भी क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, तो बैटरी हो गई 10,000 वोल्ट की, इलेक्ट्रोड्स हो गए, उनको कनेक्ट कर दिया। यहाँ एक लगाया वैक्यूम पंप। क्या लगाया? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है? वो सारी एयर को रिमूव कर देता है। भाई अभी अंदर कुछ नहीं चाहिए ना, हमें ये प्रूव करके देखना है, क्योंकि डाल्टन ने कहा एटम के अंदर कुछ नहीं है। अब जे थॉमसन ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर कोई भी पार्टिकल निकल गया ना, तो इसका मतलब है कि डाल्टन रॉन्ग प्रूफ होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेफ हैंड एयर भी निकाल दी। अब इसके अंदर एक गैस डाली, कोई भी गैस मान सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन मान लो, ऑक्सीजन मान लो, विद वेरी लो प्रेशर ऑफ 10⁻³ mm ऑफ Hg। मतलब 10⁻³ कितना कम होगा? बहुत कम होगा। तो उसमें गैस पार्टिकल्स भी नामात्र के ही थे। अब ये सोचो नामात्र के ही थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सेटअप अपना क्रिएट कर लिया। प्रेशर 10⁻³ वोल्टेज 10,000 वोल्ट, मेटल के इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, जो नेगेटिव से कनेक्ट हुई उसे बोल दिया कैथोड, और जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हुई उसे बोल दिया एनोड। और ये डायग्राम में नहीं है, ये जो है परफोरेटेड थी। एनोड हमारी क्या थी? परफोरेटेड। परफोरेटेड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर छेद थे, मतलब वो कंप्लीट रॉड नहीं थी, उसके अंदर जो है बीच में गैप्स थे, ताकि भाई अगर यहां से कोई चीज निकले तो आराम से क्रॉस कर सके। यहां पर उन्होंने लगाई फ्लोरेसेंट ट्यूब। क्या लगाई? फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरेसेंट मटेरियल बना होता है जिंक सल्फाइड से। किससे मिलकर बना होता है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का मिलकर बना होता है हमारा फ्लोरेसेंट मटेरियल। ये मटेरियल क्या होता है? ये ऐसा मटेरियल होता है, अगर कोई भी चीज से आके लगेगी ना, वो पार्ट शाइन करने लग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर कुछ निकलेगा तो पक्का ये फ्लोरेसेंट ट्यूब जो मटेरियल है वो क्या करने लगेगा? शाइन करने लगेगा। तो मैं प्रूव हो जाऊंगा कि आई एम कहते हैं सेइंग एवरीथिंग राइट। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही हाई वोल्टेज ऑन की, जैसे ही बैटरी ऑन करी, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये रेस तो नहीं दिख रही थी, ये जो दिख रही है ना, ये तो कलरलेस थी। इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है ना हमारा, हम किसी और कलर से बना दे तो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल शाइन करने लगा। कुछ कुछ जगह पर ऐसे ऐसे डॉट्स वाले साइन उनको दिखाई दे गए, और उन्होंने ये चीज बोली कि पक्का इसके अंदर, एटम के अंदर भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, पहले जैसे ही निकला तो उनको तो ये तो पता चल गया भाई इसमें मटेरियल है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे लगाई मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगाई? मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या लगाई? मैग्नेटिक फील्ड। या तो मैग्नेटिक लगा लो या इलेक्ट्रिक, दोनों एक ही बात है। लगाई तो जो कैथोड रेस थी वो किसकी तरफ डेविएट हो गई? पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो गई। तो ये कहा मटेरियल है जो कि जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, और रेज भी हैं जो कि किसकी तरफ डेविएट हो गई? पॉजिटिव पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, मेटल इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, इसलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेस। क्योंकि ये डेविएट हो गई पॉजिटिव की तरफ, इसलिए इनके ऊपर चार्ज क्या कहा गया? नेगेटिव कहा गया, और इनके अंदर के पार्टिकल्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन इन अ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फिर से छोटा सा ब्रीफ, एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी वोल्टेज 10,000 वोल्ट है, जिसमें प्रेशर गैस का कितना है? 10⁻³ mm ऑफ Hg। जैसे ही बैटरी ऑन की, रेज निकली, उन रेज का नाम रखा गया कैथोड रेज, और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे उनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। चलो जी, ठीक बात है। अब इसके बाद जब ये सब हो रहा था, इन्होंने हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलिकन। क्या नाम था? मिलिकन। मिलिकन ने जब ये चीजें हो ही रही थी, मिलिकन ने ही डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। किसकी काम किया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इन्होंने किसके थ्रू किया था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको ना साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट
या तो वो आइसोटोप आइसोबार्स है या साइंटिस्ट के नेम है। साइंटिस्ट के नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, डेल्टन किया। सेकेंड अब हम क्या कर रहे हैं, जे थॉमसन कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। थर्ड हम कर रहे हैं मिलिकन। मिलिकन ने चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और कितना किया था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास जे थॉमसन ने बता दिया था 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg। कितना बता दिया था, 10⁻⁻19 kg। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने निकाली E/m रेशियो। क्या निकाला, E/m। E/m को बोलते हैं चार्ज टू मास रेशियो। क्या बोलते हैं, चार्ज टू मास रेशियो, जो कि निकल के आई 1.75 इंटू 10⁻11, क्योंकि हमारे पता चार्ज की यूनिट होती कूलम, मास की केजी, तो ये यूनिट हो गई कूलम पर केजी। वेरी इंपॉर्टेंट। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवरी हो गई कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन्स की। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बता दिया, कितना बताया, लर्न होना चाहिए, फिजिक्स में यूज होता है बट कई बार आ जाता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। इनको जब डिवाइड किया, जिसे बोलते हैं E/m रेशियो, चार्ज को डिनोट करते हैं E से, मास को डिनोट करते हैं M से, इसको बोलते हैं हम E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, जो कि निकल के आया 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इन्होंने कहा चलो मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस करके किया और E/m रेशियो आ गई इतनी। अब क्या ऐसा करते हैं, क्या मैं गैस को चेंज करूंगा, जे थॉमसन है, मैं नहीं हूं, करूंगा, तो क्या ये रेशियो यही रहने वाली है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम ही रहने वाली है, कूलम पर केजी रहने वाली है। तो उन्होंने क्या गैसेस चेंज करनी शुरू की, और उन्होंने क्या मिला उन्हें कि वो गैसेस को चेंज करने के बाद भी E/m रेशियो कितनी आ रही थी, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब इन्होंने क्या किया, मेटल के इलेक्ट्रोड्स को चेंज किया। मेटल को इलेक्ट्रोड्स को चेंज करने के बाद भी E/m रेशियो कितनी आ रही थी, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इससे इन्होंने दो मेन बड़े बड़े कंक्लूजन्स निकाले। As the E/m ratio comes out to be constant, क्योंकि ये constant आ रही है, that proves that electron is a fundamental particle। fundamental मतलब क्या होता है, जो सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, तो उन्होंने बोला it is a fundamental particle। Second, it मतलब E/m ratio does not depend on the nature of the gas and nature of electron taken, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रही। अगर चेंज होती तो मैं बोल देती ना, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और द पार्टिकल टेकन एंड गैस टेकन। तो यहां से दो बातें प्रूव हुई कि जो ये कैथोड रेज है ना, does not depend upon nature of gas and electrode taken. Second, electron is a fundamental particle. So this is the whole conclusion of CRT experiment and the glass discharge tube experiment. ठीक है, अब इसको हम एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का। अब हम लोग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाता है कि कैथोड रेज हैं क्या। देखो, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देख लिया हमने। दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दीज हैव काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो कैसे पता चला उन्हें काइनेटिक एनर्जी है, इन्होंने क्या किया, जब कैथोड रेज चल रही थी ना, जब कैथोड रेज चल रही थी तो इनमें बीच में इन्होंने क्या लगा दिया, एक पंखा लगा दिया। तो जब पंखा लगाया, वो पंखा टर्न करने लगा, घूमने लग गया। जब वो घूमने लग गया, भाई जब किसी में मास होगा तभी तो उसे घुमाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इट स्टार्ट्स मूविंग ऑफ। सो हम उन्होंने कहा कि इट हैज काइनेटिक एनर्जी। फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस कर रही थी, जिंक सल्फाइड चमक रही थी, तो दीज प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। These produce X-rays and have momentum। भाई जिसमें काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें एक्सेलरेशन होगा, जिसमें एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियस वेलोसिटी होगी तो उसमें मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कैथोड रेज इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो उन पे नेगेटिव चार्ज था। दीज डू नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, do not depend on the nature of the gas and electrode taken. Why? Because the E/m ratio comes out to be constant, that is 1.75 into 10⁻11 coulomb per kg. Cathode rays produce ionization, इसको हम करेंगे स्टार मार्क।
आयोनाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम समझेंगे एनोड रे के एक्सपेरिमेंट में। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे और इसको मैं समझाने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम एनोड रे के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। अब हम लोग, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। जो मेरी ये नेक्स्ट स्लाइड है, बस इसमें कुछ नहीं है, ऑल ऑफ द कंक्लूजन्स हैं कि हमारा जो कैथोड रेज की ओरिजिन, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैथोड रेज की ओरिजिन क्या है, तो हम बोलेंगे मेटल इलेक्ट्रोड। भी कैथोड से निकला था तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल इलेक्ट्रोड से इसकी ओरिजिन है। कैथोड रेज कलरलेस होती हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। दे आर नॉट कलर्ड, दे आर इनविजिबल, दे कास्ट शेडो व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे कई बार आ चुका है कि आप ये बता दो इनमें से कौन सी रेज शेडो कास्ट करती हैं, तो उसमें हम किसको लगाएंगे, कैथोड रेज को। क्योंकि जब हम एनोड रेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एनोड रेज जो है शेडो कास्ट नहीं करती हैं। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये मैंने उसी में बीच में बता दिया था। चार्ज बताया था इन्होंने 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। E/m रेशियो हमारा इतना होता है। तो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ ऑल ओवर द एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग अपना मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि वो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दीज आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉन इज द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ना कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो है इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को बोलते हैं पॉजिटिरोन। मतलब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिरोन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्वेश्चन आता है कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, आप क्या बताओगे, पॉजिटिरोन। एंटी पार्टिकल ऑफ प्रोटोन को क्या बोलते हैं, एंटी प्रोटोन। और इस पे भी चार्ज क्या होता है, उल्टा होता है। प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है हमारे एटम के अंदर, जिसे बोलते हैं हम लेप्टॉन्स एंड क्वार्क। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन से भी जो सबसे छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है हमारा लेप्टॉन्स एंड क्वार्क। तो ये हमारी दोनों स्लाइड्स हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब हम लोग एक ही छोटी सी अपना टेबल देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी कई बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है। ये सीधा मैंने पूरा सब शॉर्ट पूरा कंक्लूड करके बनाई हुई है टेबल। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। देखो, प्रोटॉन रिलेटिव मास, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 होता है और जो इसका रिलेटिव चार्ज होता है वो + 1 होता है। अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। आपको ना ये याद होना चाहिए, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है। चार्ज कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, 0 होता है। और इसका भी मास 1.67 इंटू 10⁻27 आपका होता है kgs में। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 0.0 ही लेते हैं क्योंकि इतना कम होता है ना, 10⁻31 10⁻31 और 10⁻27 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो रिलेटिव इनके कंपैरिजन में इसका मास 0 होता है, चार्ज -1 होता है। अगर आप मुझसे कैलकुलेटिव वैल्यू पूछोगे, जो फिजिक्स में हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम एंड 9.11 इंटू 10⁻³ kg इसका वेट होता है। तो आप ये गो थ्रू हो जाएंगे इस वीडियो, मतलब इस स्लाइड पे आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अब हम चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है क्वेश्चंस खुद करके देखेंगे, खुद ट्राई करेंगे। मैं तो करवाऊंगी, आपको खुद देखना है। जैसे ये आया है NDA 2014 में, विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स द मोस्ट न्यूट्रॉन्स का कुछ मतलब नहीं है, आपको ये बताना है कि आप बता दो इन सब एलिमेंट्स में किसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स है। मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना, मास में से नंबर को माइनस कर देना है। इस चार्ज से आपको कोई भी मतलब नहीं है। तो 60 - 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। अगर हम यहाँ पे माइनस करें, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 31। मतलब ये न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने निकले, 31, यहाँ पे निकल गए अपने 30। अब यहाँ पे माइनस करोगे, 9 में से 6 गए 3, अब 5 में से 2 गए 3, 33। अब यहाँ पे बताओगे तो कितना हो गया, 11 में से 9 गए 2,
और 5 में से 2 गए 3, तो यहाँ पे 30, यहाँ 31, यहाँ 32, यहाँ 33। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में सबसे ज़्यादा है? आयरन 59, 26। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखा आपने कैसे निकल आते हैं क्वेश्चंस। न्यूट्रॉन्स के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होता है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप एक बार ये देख लो कौन कौन से हैं। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो ये हो गया 11। 11 में प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितना हो गया? 10। पोटेशियम का कितना होता है? 19 में एक निकाल दिए 18, तो ये तो है नहीं। करके देखेंगे, आप खुद करके देखेंगे। 19 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो गया 18। मैग्नीशियम कितना होता है? 12। मैग्नीशियम होता है यहाँ पे 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 10, तो ये भी नहीं है। मैग्नीशियम अभी देखा, मैग्नीशियम कितना निकाले अपने? 10 निकाले हैं। और कैल्शियम का हमें पता होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 20 होता है। 2 माइनस करोगे 18, तो ये भी नहीं है। इसमें कितने हैं? कैल्शियम में कैल्शियम 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर कितना होता है हमारा? 16 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या हो गया? 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कैल्शियम 2+, S2 नेगेटिव, D विल बी द आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, इलेक्ट्रॉन्स निकालना था। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था। देखा ना, अब यहाँ पे किसी ने एटॉमिक नंबर दिया आपको? नहीं दिया। तो इसलिए आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। प्लस किया है तो माइनस कर दोगे, माइनस किया है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। आप लोग खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, खुद ट्राई करिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, 8 है हमारा एटॉमिक नंबर। 8 एटॉमिक नंबर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम? कुछ नहीं, पता क्या होता है, हमें बातों से कंफ्यूजन करता है कि सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसे कितना गेन करना है। आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा कि एक एलिमेंट है X जिसका है एटॉमिक नंबर 8। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। हमें पता है जो यहाँ पे नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप खुद बताओ, इसे अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा स्टेबल। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन, मतलब उसे सोडियम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 दे रखा है। जितना एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम शेल बना सकते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन टोटल। ठीक है, बट हमें पता है वैलेंस हमारा जो एटम है स्टेबल कब होता है? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इट विल बिकम स्टेबल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड विद सोडियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ये भी एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन था, वो एनडीए 2014-15 का ही क्वेश्चन था। देखो रिसेंट ईयर का है, 2017 का क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है? द स्पीशीज दैट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दैट ऑफ क्लोरीन। देखो क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 17। अगर 17 एटॉमिक नंबर दे रखा है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 17। हमें बस ये देखना है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स किस में है। इसमें कितने हैं? एटॉमिक नंबर 16, तो 16 हो गए। यहाँ पे 16 है बट प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया? 15। ठीक है, आर्गन का 18 है, प्लस है, तो ये हो गया 17। इसको भी देख लेते हैं। 16 पर 2 है, प्लस माइनस का है, तो ऐड करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18। तो कौन सा इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आर्गन 14, 18 प्लस। खुद ट्राई करेंगे। देखो इसी तरह के सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। वी कांट लीव दैट क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। देखो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लेगा कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए।
तो क्या बोलता है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे? नहीं, मैंने क्या बोला है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो नहीं है। मास नंबर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, इस पे डिपेंड करता है कि बाहर तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो बाहर आपके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता नहीं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लाइएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एनडीए 2017 का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आते हैं 2016 का क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ अ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन। इसको दिमाग लगाना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, करके देख, नहीं ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। एन एटम ऑफ अ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स, मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन्स का मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। हमसे पूछा है इट हैज़ मास नंबर 12, इसके पास मास नंबर है 12 और इसका जो है मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। न्यूट्रॉन्स बताने हैं, ये तो इतना सिंपल है, बस 12 में से 6 माइनस कर दो, दैट इज 6। अब जिसको समझ में आ गया था वो तो कर ही लेगा आराम से, करके देखिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसको भी थोड़ी सी नॉलेज होगी वो ये कर पाएगा। ये आया था 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हैवी वाटर, दैट इज D2O। हैवी वाटर का क्या मतलब होता है, D2O रिगार्डिंग हैवी वाटर इज करेक्ट। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा कि इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मॉडरेटर। मैंने अभी जब हमारी स्लाइड स्टार्ट हुई तभी मैंने बता दिया था कि D2O कहाँ यूज़ होता है, एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इट कैंट बी यूज इन एक्सचेंज रिएक्शन। देखो ये वाली बात तो चलो तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें पक्का पता है कि 1 तो हमारे ऑप्शन में ज़रूर होना चाहिए। अब एक है 2 और एक है 4, ठीक है। 2 का बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब हम जाते हैं इसमें, ऐसे क्वेश्चंस हमें क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करके करने होते हैं। तो हम 4th को पढ़ते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ये बात बिल्कुल सही है। अब पहले हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है, ये होता है पावर, कि आपके सॉल्वेंट की कितनी पावर है कि वो दूसरे को तोड़ दे। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पूरे यूनिवर्स में वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, दैट इज 80। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 80। इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। तभी तो देखते हो ना, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर। भाई जब वाटर किसी को तोड़ेगा तभी तो अपने अंदर डिजॉल्व कर पाएगा। तो फिर से सुन लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, पावर टू ब्रेक समथिंग, पावर टू ब्रेक समथिंग। और आपने देखा है कि मैक्सिमम चीज़ें पानी के अंदर घुल जाती हैं, पानी के अंदर घुल जाती हैं। तो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ एक ही चीज़ का है, दैट इज वाटर, दैट इज वाटर। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है, तो हैवी वाटर का कैसे आपका ज़्यादा होगा, स्मॉलर ही होगा। तो ये मेरे को पक्का हो गया कि यार ये तो करेक्ट है। 1 तो मेरे को पता ही है क्योंकि एज अ मॉडरेटर यूज होता है, तो मैंने चुपचाप टिक लगा दिया डी को। आंसर इज 1 and 4। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज एन NDA 2012। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, इन सब के लिए क्या चीज़ करेक्ट है। ये जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, जस्ट गो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ट्राई करा करो कि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं। हमारे को पता है नियॉन में होते हैं 10, ठीक है, एटॉमिक नंबर 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, 3 में से 1 गए 2, 12 पर +1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे 10। फ्लोरीन, हमारे को पता है फ्लोरीन क्या होता है 9, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 12, 12 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 10। तो सब में इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। एक बार मैं इसको टिक लगाती हूँ। और आप वैसे भी कर सकते थे, आइसोमर्स तो है ही नहीं। आइसोमर्स क्या होते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, जो कि हमें ब्यूटेन्स, आइसोब्यूटेन, पेंटेन्स में देखने को मिलते हैं, अल्कोहल में देखने को मिलते हैं, फंक्शन। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया भाई, जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो ऑल ऑफ द अबव गलत हो गया।
आइसोटोप्स है ही नहीं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सबके एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है, ये 11 है, ये 9 है, ये 12 है, इतना तो हमें पता है। तो अगर आप ना भी कैलकुलेट करते, एलिमिनेट करके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब कि हाँ एटम्स विद सेम एटॉमिक बिल्कुल सही है कि जिनके एटॉमिक, आइसोटोप की डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट कह रखी है। आइसोबार्स एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, आइसोटोन्स, तो ये तो गलत है। आइसोटोप मतलब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, तो सिर्फ 1 ही हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ओनली 1। तो ये आसान था, जिसको डेफिनेशन आती थी तो वो बहुत आराम से इसको कर सकता था। ये थोड़ा सा सोचने वाला है। द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन एटम्स कंटेन, सिंगल आयोनाइज्ड का क्या मतलब होता है, देखो आयोनाइज का मतलब, आयोनाइजेशन का मतलब हमेशा होता है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये 12 है, ये तो हमको इतना सा हमें पता होता है पहले से कि एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ऑप्शन मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। अब पर सिंगली आयोनाइज्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, 5, तो उस हिसाब से सी ऑप्शन गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 6 हो ही नहीं सकते, आयोनाइज्ड है तो 5 होने चाहिए थे। 12 प्रोटॉन हो नहीं सकते, 5 प्रोटॉन हो नहीं सकते, प्रोटॉन तो कभी भी नहीं देता, तो ये भी गलत हो गया। तो ये आंसर कलेक्ट हो जाएगा 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 5। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर मोस्ट करेक्टली कौन बता सकता है, आप बताओ, इलेक्ट्रॉन बताएगा कि प्रोटॉन, आप बताओ। प्रोटॉन बताएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आता जाता रहता है, घूमता फिरता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो इलेक्ट्रॉन तो बता नहीं सकता, तो कौन बताएगा, प्रोटॉन। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आया था एनडीए 2012 में। अभी सीडीएस के भी आएंगे कुछ क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, आपसे पूछा है कि कोई चार्ज स्पीशीज है, मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया कुछ भी, हम कैल्शियम को ही लेके चल लेते हैं, वैसे तो कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज बनाता है, या हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं O2 नेगेटिव, ठीक है। आपसे पूछा है इसमें क्या होगा, आप अपने आप देखो, 8 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसके बराबर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 + 2 10, क्योंकि 2 प्लस करेंगे, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन हो जाएंगे 8 और न्यूट्रॉन हो जाएंगे 16 - 8 8। अब आप देख लो क्या कहता है, मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, मोर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, मोर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो इक्वल होते हैं। लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, लेस भी नहीं हो सकते क्योंकि वो उसके इक्वल होते हैं। मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा ज्यादा होते हैं। लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स आर लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई आपके ये कम हो गए ना, लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप खुद ही देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 8 है, तो कौन कम है, प्रोटॉन कम है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपके टॉपिक क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन, ये हमारे डिस्कवरीज पे है। पर चलो हमको अभी 2 ही डिस्कवरीज पता है, देखते हैं कि उन दोनों से हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गोल्डस्टीन और चैडविक मैंने बताया नहीं। गोल्डस्टीन वैसे प्रोटॉन का होता है, चैडविक न्यूट्रॉन का होता है, पर देखते हैं कि जे थॉमसन और जो डेल्टन से हो रहा था कि नहीं। डी का 4, देखो डी का 4, अच्छा सॉरी मैंने जॉन डेल्टन की है एटॉमिक थ्योरी, तो डी का 1 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद जे थॉमसन सी का 4 यहाँ पर है, सी का 4 यहाँ पे नहीं है। बस आपको अगर 2 साइंटिस्ट के नाम भी पता थे तब भी आप इस आंसर क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। आपको जॉन डेल्टन पता था कि उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, तो डी का 1 यहाँ है, डी का, तो ये दोनों तो पहले ही इलिमिनेट हो गए, इन दोनों को क्रॉस कर दिया। इसके बाद आपको पता था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, तो सी का 4 यहाँ पे है नहीं, तो दैट इज द
आंसर। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस हैं एंड यू कैन डू इट बाय योर ओन, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है NDA 2014 का, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज और आर करेक्ट। आप देखें ट्राई करें। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। अभी बताया मैंने आपको, तो 1 तो पक्का है, तो इधर है, इधर है। हाइड्रोजन आई एग्जिस्ट फ्रीली इन द सोल्यूशन। देखो कभी भी पानी में वाटर के अंदर कभी भी वाटर जो है H+ जो है वो ऐसे घूमता नहीं है, वो वाटर के साथ कंबाइन करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O पॉजिटिव। क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गई है। डाईहाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हम रिडॉक्स में देखेंगे, इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो हमारा आंसर सिर्फ 1 जो है इज करेक्ट। तो देख लो 1 ओनली कहाँ है? बी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम कैन बी फाउंड इन, मैंने वैसे ही अभी बता दिया था, रदरफोर्ड भी बताएंगे कि सारा एटम का मास कहाँ लाई करता है? न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रिवीजन करनी ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर जिसने कर लिया माइंड इट, ये अच्छा है। ये वाला वही वाला क्वेश्चन है। द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 14, शायद ये वाला नहीं है, दूसरा है। मास नंबर ऑफ आर्गन इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब आर्गन का जो मास है वो 40 है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन आर्गन इज 22। या देखो इतना तो हमें पता है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, 18 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 22 होंगे? नहीं, कितने होंगे? 18। ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 40 माइनस 18 करो, 40 माइनस 18 कितना होगा? ये हो गया 2, 3, 1, यहाँ पे हो जाएगा 322, तो ये भी हो गया गलत। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज, भाई मास क्या होता है? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के सम को बोलता है। तो डी इज करेक्ट, तो आंसर इज सी। 16 का आंसर हो गया हमारा जी सी। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज, जल्दी से बताएंगे, सबको पता है इसका आंसर, दैट इज ट्रिटियम। और ये आया था हमारा CDS 2020। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सिर्फ एक बार आता है आपको, आप बिल्कुल टिक खुद लगाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट। फोकस और नॉट, बायोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चन नोट के आते हैं और हम येस वाला करके आते हैं। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटोन मास। देखो ये करेक्ट है, न्यूट्रॉन और प्रोटोन का मास एक जैसा होता है, 1.6 × 10⁻⁻27 kgs। तो भाई ये बात करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बतानी है, इज नॉट करेक्ट। न्यूट्रॉन पोजेसेस 0 चार्ज, ये भी करेक्ट है, इसका जो चार्ज होता है 0 होता है। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये भी बिल्कुल सही है, भाई न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ना बाबा ना, ये है हमारा करेक्ट आंसर। और ये इनकरेक्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ना कि न्यूट्रॉन। तो ये जो है हमारा हो गया। और यहाँ हमारी जो है आज की क्लास ख़त्म होती है। इट्स अ लॉन्ग क्लास, बट होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास के अंदर। कैथोड रेज हमने की, डेल्टा नेट, और मे बी दीज आर सिंपल फॉर समवन, तो आप तेज करके भी फॉरवर्ड करके भी इस वीडियो को देख सकते थे। पर क्वेश्चंस जो है मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किए कि NDA और CDS के कवर कर लूँ, सो दैट यू गेट टू नो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक पार्ट था, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स, रेडियो एक्टिविटी। मतलब इस वाले चैप्टर में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे। होप गाइस यू like the video, and if you like the video, subscribe to our YouTube channel, that is Nimbus Defense Academy, and that's from my side. Thank you so much, and keep study and keep focusing on your studies. Thank you so much.